हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का ये लेक्चर आपका आई थिंक 4th या 5th लेक्चर होने वाला है मोल कंसेप्ट का। एंड उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा और उनसे चीज़ें सीख ली होंगी। तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एटमिक मास, एवरेज एटमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। ये चारों जो हैं बेसिक हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हम पहले एक एक करके इन सबको देखेंगे। क्या क्या? एटमिक मास, एवरेज एटमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, जो फर्स्ट है एटमिक मास, तो अगर इसकी हम बात करें तो सिंपल से इसका है कि मास ऑफ एन एटम। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों, बात जो है उस टाइम की है जब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं थी। तो लोग क्या करते थे कि एटमिक मास को उस टाइम पे निकालना जो है थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था। ठीक, अभी क्या है, अभी तो आप सबको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम बहुत आसानी से जो है किसी भी एलिमेंट का जो है एटमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब आपकी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्टों ने उन्होंने रिलेटिव एटमिक मास निकाला। अब रिलेटिव एटमिक मास क्या है? तो बच्चों, उस टाइम पे क्या करते थे साइंटिस्ट, किसी एक एलिमेंट को लेके किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में और सारे एलिमेंट को जो है और सारे एलिमेंट्स का जो है एटमिक मास निकालते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने जो है हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन को माना। ठीक, हाइड्रोजन को मान के इसी के रिस्पेक्ट में और सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो है एटमिक मास निकालने की कोशिश की। लेकिन ये जो हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट था वो उतना चला नहीं। ठीक, तो फिर बच्चों बाद में क्या किया साइंटिस्टों ने, कार्बन का आइसोटोप एक C12, ठीक, C12 को लेके उसको जो है रिस्पेक्टिव लेके इसी के रिलेटिव जो है और सारे जो है एलिमेंट्स का जो है एटमिक मास निकालने लगे। ठीक, अब बच्चों अभी हमने एक वर्ड यूज किया आइसोटोप्स, जिसमें हमने आपको बताया ये कार्बन का आइसोटोप है। तो उसमें क्या होता है कि आप सबको पता होगा ये आपका होता है एटमिक मास और यहाँ पे आपका एटमिक नंबर लिखा होता है, एटमिक नंबर लिखा होता है। ठीक, तो क्या होता है आइसोटोप्स उन्हें बोलते हैं जिनमें आपका जो एटमिक नंबर है वो सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है आपका एटमिक जो मास होता है, एटमिक मास वो आपका डिफरेंट होता है। कार्बन की मेनली 3 आइसोटोप्स हैं, एक आपका C12 है, एक C13 है और एक C14 है। ठीक, ये तीनों जो है आपके कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो बात आई कि साइंटिस्टों ने इसे ही क्यों लिया, कार्बन को ही क्यों मेन जो है प्रेफर किया कि इसी के रिलेटिव जो है हम जो एटमिक मास है उसको जो है निकालेंगे। तो बच्चों, कार्बन का मेन लेने का जो रीजन था वो ये था कि कार्बन जो है आपका मोर अबेंडेंस एलिमेंट है और सेकेंड था ये ना तो ज्यादा लेस रिएक्टिव है और ना ही मोर रिएक्टिव है, मतलब मीडियम में है। और थर्ड जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इसके जो आइसोटोप्स हैं वो कम मात्रा में है। और मेनली इसमें हमने C12 इसलिए लिया क्योंकि C12 जो है कार्बन का जो आइसोटोप है C12 वो मेनली जो है 99%, लगभग 99% जो है आपके जो है एनवायरनमेंट में मिलता है, जबकि जो आपका C13 है वो लेस देन 1% है और C14 जो है वो भी लेस देन 1% है। ठीक, इसलिए बच्चों मेनली जो है साइंटिस्टों ने जो है C12 को ही प्रेफर किया। क्यों किया? क्योंकि इसकी अबेंडेंस ज्यादा है, प्लस ये ना तो ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव है, और थर्ड इसके आइसोटोप्स जो हैं वो जो है कम मात्रा में है। सिर्फ मेनली 3 आइसोटोप्स है इसके, और उसमें भी जो C12 है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये हुआ हमारा एटमिक मास में। एटमिक मास क्या हुआ? मास ऑफ एन एटम। अब बच्चों बात आई कि जो हमारा एटमिक मास है, मास ऑफ एन एटम, उसकी हम यूनिट क्या ले, जैसे हम मास का लेते हैं, क्या मास का लेते हैं kg,
और भी जैसे लेंथ वगैरह का। तो उसी तरह हम जो एटॉमिक मास है उसमें जो एटम्स हैं उनके जो मासेस हैं उनकी हम यूनिट क्या लें। तो ये होता आपका बेसिकली होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू होता है आपका यूनिट इसका होता है AMU। जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन के एटम की बात करें अगर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप सबको पता होगा 14 होता है, इसको हम लिखते हैं 14 AMU। और ऑक्सीजन इसको हम लिखेंगे 16 AMU। ये होता है बेसिकली आपके एटॉमिक मास की यूनिट। अब हम बात करेंगे कि जो AMU है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, तो जो आपका AMU होता है AMU उसको हम बोलते हैं AMU को हम बोलते हैं 1/12 into mass of C12 एटम। क्या बोला हमने आपको कि AMU को हम डिफाइन करते कि कार्बन के C12 एटम के मास के 1/12 का जो है पार्ट। ठीक, क्या बताया हमने आपको 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन कार्बन एटम। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था नाइट्रोजन का, तो इसमें हम लिख सकते हैं 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ये हो गया क्या आपका AMU। इसी तरह ऑक्सीजन का ये होगा आपका 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ एन मास ऑफ C12 एटम। इसको हम डिफाइन किससे करते हैं, एक ये टर्म को इसको डिफाइन करते हैं हम AMU से। ठीक, अब अगर हम बात करें AMU की वैल्यू की तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम की, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, तो ये कितना होता है आपको, आप सबको पता होगा 12 होगा, 12 ग्राम पर मोल। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि जो आपका ये जो 12 है वो कार्बन की मोल्स की जो वैल्यू है, कार्बन की मोल्स की वैल्यू है। इसको हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसी एक कार्बन एटम की कि किसी एक कार्बन एटम का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मोल्स का निकला, तो 1 मोल में हम जानते कि 1 मोल में आपके होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ C12 एटम जो होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा 12 ग्राम। तो हम बात करेंगे एक एटम की, 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक, अब ये जो वैल्यू है हमने आपको बताया 1 AMU कितना होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम। तो ये वैल्यू जो निकली है एक कार्बन के एक एटम की, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक, अब ये 12 आपका कट जाएगा और इसको ये सब आप सबको पता होगा कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक, एवोगैड्रो नंबर। तो हम 1 AMU के यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/Na। ठीक, एवोगैड्रो नंबर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 या
या 6 7 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ये होता आपका 1 AMU की वैल्यू। क्या क्या हमने आपको बताया? 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU होता आपका, एक हमने बताया कि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। एक तो ये बताया आपको 1 AMU, और दूसरा हमने आपको ये बताया कि 1 AMU होता है 1/Na, जो कि आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। और थर्ड हमने आपको इसकी वैल्यू बताई 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। अब इसको हम केजी में कितना लिख सकते हैं? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक, ये भी हो गया आपका 1 AMU, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक, आई होप एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और प्लस AMU के बारे में भी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों सेकंड आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का, वो है अबेंडेंस एक्चुअली आप रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रिलेटिव, यहाँ पे आपका समेशन होगा, एक सेकेंड, समेशन ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय रिलेटिव समेशन ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक, क्या बताया हमने आपको एवरेज एटॉमिक मास में कि समेशन ऑफ या सम ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव अबेंडेंस। ठीक बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पीछे जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसमें 1 पॉइंट जो है 9 आई थिंक क्वेश्चन है, तो उसमें क्या दिया कि उन्होंने क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप्स दिए, एक दिया है C35 और एक दिया है C37। ठीक, अब इन्होंने जो जो अबेंडेंस ली है, रिलेटिव अबेंडेंस जो ली है, वो उन्होंने पॉइंट में दिया है, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन जो है टफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको आसपास मान ले रहे हैं। इसमें आपका क्लोरीन 35 का दिया इन्होंने 75%, और इसका दिया है 37 का 25। ठीक, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? अब पूछा इन्होंने पूछा कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्या होगा? समेशन ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस। तो हम सबसे पहले क्लोरीन 35 का देखेंगे, तो इसमें कितना है इसका 75% इंटू 35 एटॉमिक मास है, प्लस क्लोरीन का कितना 37 वाले का 25% इंटू 37। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? समेशन क्या हो गया दोनों का, इसका रिलेटिव अबेंडेंस का 75 प्लस 25 हो गया आपका ये 100। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 75 यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका कट गया, यहाँ पे 4 बचा, आई होप आपको दिख रहा हो, 4 बचा, एंड ये हो जाएगा 3 5 15, 3 3 9, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4, 105, ये हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आएगा 4 3 एंड बचा 4। ये होगा आपका, ये आंसर होगा। क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? 35.5 AMU। ठीक,
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, और जो एग्जांपल हमने बताया उससे आपको जो है एवरेज एटॉमिक मास भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, थर्ड है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता है आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया CO2, मीथेन, CH4, तो उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, उन सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या बताया हमने आपको कि मॉलिक्यूलर मास जो है आपके मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, कोई किसी भी मॉलिक्यूल्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ? किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे एग्जांपल हम ले मीथेन का CH4, तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? 12 into 1 AMU प्लस हाइड्रोजन आपका 4 है तो 4 into 1 AMU। ठीक, तो ये कितना हो गया? 12 + 4 16 AMU। किसका मॉलिक्यूलर मास हुआ? आपके मीथेन का। इसी तरह हम देखेंगे CO2 जिसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन का आपका हो गया 12 into 1 AMU प्लस ऑक्सीजन आपके 2 प्रेजेंट है 2 into 16 AMU। इसका कितना हो जाएगा? 44 AMU। आई होप ये दोनों आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे निकाला मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला मास। बच्चों अगर हम फॉर्मूला मास की बात करें तो ये सेम आपके मॉलिक्यूलर मास ही होते हैं, लेकिन जो ये टर्म होता है ये बस टर्म में डिफरेंस है। जो फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं हम आयंस के लिए। जो भी आयंस होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला मास। जैसे हमने ले लिया NaCl, लेकिन हम फ्लो में क्या यूज कर देते हैं कि आप NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताइए, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बोलना NaCl का गलत है, क्योंकि Na प्लस और Cl नेगेटिव में होता है जो कि आपके एक आयंस है। तो इसमें क्या होगा? हम यूज करेंगे कि NaCl का फॉर्मूला मास बताइए। ठीक, तो देखिए NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? NaCl का सोडियम का 23 होता है प्लस इसका होता है क्लोरीन का 35.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 58.5। ठीक, ये होगा आपके NaCl का फॉर्मूला मास। ठीक, हमने क्या बताया आपको कि जो फॉर्मूला मास होता है वो सेम आपके जो मॉलिक्यूलर मास है उन्हीं की तरह होता है, लेकिन बस ये टर्म में डिफरेंस होता है। फॉर्मूला मास को हम यूज करते हैं आयंस के लिए, जिसका हमने आपको एग्जांपल दिया NaCl। जो सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो आयंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनका हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। ठीक, आई होप बच्चों आपको फॉर्मूला मास भी समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में हमने जो जो टर्म बताए, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसी के साथ हम पहले एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास होता है आपके किसी भी मास का किसी भी एटम के मास, जिसमें हम किसको प्रेफर करते हैं कि कार्बन C12 जो होता है, कार्बन को मेनली प्रेफर करते हैं, वो भी उसका कार्बन का आइसोटोप C12 को। ठीक, और सेकंड आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एवरेज एटॉमिक मास हम बेसिकली यूज करते हैं आइसोटोप्स के लिए, जिसमें हमने आपका एग्जांपल लिया था क्लोरीन का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रिलेटिव अबेंडेंस देखेंगे, उसको रिलेटिव अबेंडेंस देखेंगे किसी भी एटम का जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? एटॉमिक मास से। ठीक, और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस, ये होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। और थर्ड हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में आपके जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके
एटॉमिक मास का सम जो होता है वो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट हमने आपको बताया फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास सेम जो है आपके मॉलिक्यूलर मास की तरह होता है, लेकिन हम बस इसमें फॉर्मूला मास का यूज करते हैं बस आयंस के लिए, जिसका हमने आपको एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड। और इसमें हमने क्या बताया आपको कि सोडियम और क्लोरीन आपका आयंस के रूप में प्रेजेंट है, इसी वजह से हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास टर्म ना यूज करके फॉर्मूला मास टर्म यूज करते हैं। ठीक, आई होप ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका मेन टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।